नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं सर सीवी रमन टैलेंट सर्च एग्जाम 2023 के लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवन काल की उस अवधि को क्या कहते हैं जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो इसको क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं इस अवधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यौवना आरंभ के साथ वृषण द्वारा किस पौरुष हार्मोन का स्रवण प्रारंभ हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। ये होता है पुरुष हार्मोन। लड़कियों में यौवना आरंभ के साथ अंडाशय से किस स्त्री हार्मोन का स्राव प्रारंभ होता है? तो स्त्री हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। तो ये हो जाएगा सही आंसर। सर्वप्रथम हार्मोन का पता किस वैज्ञानिक के द्वारा लगाया गया था? तो ये लगाया गया था बेलिस एवं स्टार्लिंग के द्वारा 1902 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो स्त्रियों में होने वाली जो मासिक स्राव है इसकी अवधि है 28 से 30 दिन। रेशम कीट एवं मेढक के जीवन चक्र में लार्वा से वयस्क बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कायांतरण बोला जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, कीटों में कायांतरण का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो यहाँ पे होता है कीट हार्मोन के द्वारा। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं, मेढक में कायांतरण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? तो इसका नाम है थायरॉक्सिन। एनीमिया नामक रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है? तो लौह तत्व के कारण ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप जानते हैं योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट अगला चैप्टर का प्रश्न लेते हैं अब, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है क्या कहलाती है? तो ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती है क्या कहलाती है? तो ऐसे वस्तु को क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। उसके बाद है, पार्श्विक परिवर्तित का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पार्श्व परिवर्तन का दाहिनी का बायां और बाएं का दाहिना परिवर्तन होना। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, एक ऐसे प्रकाशीय यंत्र का नाम बताएं जो ऐसी वस्तुओं को भी दृश्यमान बनाती है जो कि दृष्टि रेखा पर स्थित नहीं होती है। तो इसका नाम है पेरिस्कोप। श्वेत प्रकाश में कितने रंग, या सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश का विक्षेपण। मानव नेत्र को एक विशेष रंग प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस या परितारिका। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की आकृति कैसी होती है? तो सिंपल सा, मानव नेत्र की आकृति कैसा होता है? गोलाकार होता है। मानव नेत्र की आकृति गोलाकार, ये हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, मानव नेत्र में पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो इसको कॉर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आइरिस या परितारिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो याद रखेंगे उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आइरिस या परितारिका। रेटिना या दृष्टिपटल पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटाने के बाद कितनी देर तक बनी रहती है? तो 1/16 सेकेंड इसका सही आंसर है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी होती है? तो लगभग 25 सेंटीमीटर। चाक्षुष दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पढ़ने का सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति क्या है? तो ब्रेल लिपि के सहायता से पढ़ते हैं। ब्रेल पद्धति जो है इसमें कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं? 63 होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला चैप्टर का प्रश्न लेते हैं अब, गैसों तथा द्रवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको तरल बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विरामावस्था की किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण को समाप्त करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल किस प्रकार के घर्षण की माप होती है? तो इस ऐसे घर्षण को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण।
किसी गतिशील वस्तु को उसी चाल से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक बल किस प्रकार के घर्षण बल की माप होती है? तो ऐसे घर्षण को क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण बोलते हैं। घर्षण दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण। ठंड के दिनों में दोनों हाथों को रगड़ने से गर्मी का एहसास क्यों होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा घर्षण उत्पन्न होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर मैकेनिक मशीनों में ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करते हैं? तो घर्षण को कम करने के लिए ऐसा करते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तो इसको लोटनिक घर्षण बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है? तो कंपित वस्तुओं द्वारा। कंपन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति से अगल बगल या ऊपर नीचे होने वाली गति को कंपन बोलते हैं। मानव में ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है? तो सिंपल सा, मानव में ध्वनि वाक्यंत्र कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। आयाम का सही मात्रक क्या होता है? मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्तकाल का सही मात्रक सेकेंड होता है। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि प्रबलता किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। इसी तरह से अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु को 1 सेकंड में 30 कंपन पूर्ण करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो 30 हर्ट्ज हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिबल। कितनी प्रबलता से अधिक ध्वनि को शोर माना जाता है? तो 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को शोर माना जाता है। ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व किस चीज़ से निर्धारित होती है? तो आवृत्ति से। चलिए अगला चैप्टर का प्रश्न लेते हैं अब। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो इसको एरोसोल बोला जाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, जाड़े के दिनों में औद्योगिक क्षेत्रों में धुआं और कोहरे आपस में मिलकर चीज़ का निर्माण करते हैं जिससे दृश्यता में कमी आती है, तो इसको बोलते हैं धूम कोहरा। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक बोलते हैं इससे पदार्थ को। कौन सी विषैली गैस रक्त में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम करती है? तो इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसी तरह से अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? विश्व तापन बोलते हैं इसको। हरितगृह प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेवार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार है। ओजोन परत के नुकसान के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेवार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC के नाम से भी हम लोग जानते हैं। धूल, धुएं तथा तरल बूंदों के रूप में निलंबित सूक्ष्म पदार्थ जो गैसीय अवस्था में नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? इसको सूक्ष्म प्रदूषक बोलते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं, वैसे प्रदूषक जो किसी क्रिया या प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सीधे उत्सर्जित होते हैं क्या कहलाते हैं? इसको प्राथमिक प्रदूषक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक प्रदूषक के आपस में या वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले प्रदूषक को क्या बोलते हैं? ऐसे प्रदूषक को द्वितीय प्रदूषक के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। वनोन्मूलन क्या है? वनों का नष्ट होना ही वनोन्मूलन है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण क्या है? मृदा अपरदन के कारण उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना मरुस्थलीकरण कहलाता है। चिपको आंदोलन का किनके द्वारा चला गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा।